प्रेम शुक्ला जी, मुझे पता है आप कहेंगे कि देखिए पंचायत चुनाव से लोकसभा चुनाव का क्या लेना, विधानसभा चुनाव में क्या लेना, पिछली बार भी हुआ था लेकिन हम 18 सीटें जीत कर लाए। लेकिन फिर आप उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर ताल ठोकते हैं ना, तो फिर बताइए क्या ममता बनर्जी की लोकप्रियता बरकरार नहीं है बल्कि उसकी तूती बोल रही है? ये आंकड़े तो ऐसा ही इशारा करते हैं। बंगाल के चुनाव के जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में 2014 के बाद जो भी पंचायत चुनाव है, भारतीय सबसे कम वोट पाती पंचायत में, विधानसभा में थोड़ा उससे अधिक बढ़ जाता कई गुना, और उससे अधिक बढ़ जाता लोकसभा में इस बार। और उसका परिणाम यह है कि पंचायत चुनाव जहां 77% सीटें उनके पास होती हैं ममता बनर्जी के बाद पिछली बार, जब वो लोकसभा चुनाव आते हैं तो 40 में 22 और 18 होता है, और लोकसभा में जो है वोट परसेंट में अंतर सिर्फ 3% का रह जाता है। 40% वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 43% जो है टीएमसी के हैं। जबकि वही आप जब देखते तो 11% जो है पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव में है, और 68% जो है वो इनका है टीएमसी का। तो 57% का अंतर हम 3% पर ले आते हैं। ये आप ही के आंकड़े बयान कर रहे हैं। हम पंचायत चुनाव में इस बार डबल हमारा प्रतिशत हुआ है, 11 से 22 हुए हैं। 11 से 22 इस बात का संकेत है कि हम लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी के दल को इस बार भारतीय जनता पार्टी की तुलना में काफी छोटा करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा भी आप एक देखिए कि जब से इनके विधानसभा चुनाव हुए हैं, कांग्रेस के साथ भी थोड़ा सा लोगों ने आना प्रारंभ किया है, कम्युनिस्टों के साथ भी आना प्रारंभ किया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों की 20 सीट में ही है टीएमसी की। उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर उसको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि बनाए रखना है, स्वामी विवेकानंद की भूमि बनाए रखना है, तो आप जिस तरह की हिंसा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से उस चुनाव में, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव हो गए, कितनी हत्याएं हो गई, 45 हत्याएं आप कर देते हैं। और तो क्या सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए? किसी के भी मारे जाए, हाँ। जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? कानून एवं व्यवस्था को। अगर उत्तर प्रदेश में कोई राजनीतिक व्यक्ति मारा जाए तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की होगी कि नहीं होगी? और चुनाव के समय आप उसको सुरक्षा न दे सके, जब सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा देने को कह रहा हो, हाई कोर्ट सुरक्षा देने को कह रहा हो, पूरा विपक्ष सुरक्षा देने को कह रहा हो, तब आपकी पुलिस विरोधियों को, चाहे जिस दल के विरोधी हुए, ठीक है, और प्रतिक्रिया स्वरूप आपके कार्यकर्ताओं की हत्या हो और आप उस हत्या पर अट्टहास करें, ये लोकतंत्र में अपेक्षित है क्या? ठीक है, तौसीफ साहब जो एक कमेंट आपसे ले लेते हैं, क्योंकि टीएमसी ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन तो किया है, लेकिन वोट सीटों का जो प्रतिशत है वो आपका 18 और 23 के बीच में 80% से गिर गया है 68 पर। वहीं बीजेपी का बढ़ गया है 11 से 17 पर। क्या धीरे धीरे बीजेपी अपनी पैठ नहीं बना रही पश्चिम बंगाल? देखिए अंजना जी, लोगों का मैंडेट जो होता है वो वही आपकी एटीट्यूड होती है, वही आपका आशीर्वाद होता है, वही आपकी ब्लेसिंग होती है, और आपको ये बात को मानना पड़ेगा। देखिए, अगर भाजपा अपना ग्राउंड अगर यहाँ पर बना रही है तो अच्छी बात है, मगर ये वोट परसेंटेज जो गिरा है, ये अगर आप 2018 में, बहुत आपको एक डिटेल थोड़ा देना चाहता हूँ, एक मिनट, अगर आप 2018 में अगर सीपीएम, अगर लेफ्ट फ्रंट अगर अपनी हार को पहले नहीं मान लेता और अगर लड़ाई करता, तो जो मैंडेट ये बीजेपी वाले को मिला है उसके 3 से 4 सीट आंकड़े वो सीपीएम को चला जाता, मगर सीपीएम ने पहले ही हार मान लिया था, तो ये सारी वोट शेयर उनके पास चले गई थी। और पंचायत इलेक्शन में भी जो अभी वोट शेयर जो आप देख रही हैं, हाँ सही बात है, जो आपके आंख के सामने, मैं उसको झुटलाऊंगा तो नहीं कि नहीं ये गलत दिखा रहे हो आप, बिकॉज आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने रिसर्च किया होगा, ऑब्वियसली वो सही है आप जो दिखा रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं इस सारे चीजों के पीछे जो बीजेपी ने यहां पर कांड किया है, इसको कांड बोलते हैं, ये जनता ने देख लिया है। और बंगाल की जनता बार बार एक ही सवाल कर रही है कि जब आपके पास 18 एमपी का आशीर्वाद आपको मिला, आपने इन 5 साल में क्या किया? अगर यही 5 साल के काम को लेके अगर आप पंचायत इलेक्शन में आके वोट मांग लेते हैं तो हम आपको ऐसे भी वोट देते हैं। आपने जितनी कत्ले की, आज देखिए मर्डर के ऊपर या मौत के ऊपर कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता अंजना जी। आप ये बोलिएगा पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में, बिल्कुल है,
कोई बैकआउट नहीं करता। हम ऐसे पीछे छोड़ के भागने वाले थोड़ी ना व्यक्ति हैं। टीएमसी गवर्नमेंट चला रहा है, बिल्कुल सही बात है। ममता बनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रही है। पर आपने जहां पे राइट करने का कसम खा लिया है, अंजना जी, आज तक के ऑफिस के बाहर भी अगर कोई करना चाहेगा ना, आप रोक नहीं पाएंगी। बाद में वो कैमरा में शक्ल देख लेंगी आप कि किसने क्या किया। आलोक जी, लगता है ऐसा है कि कांड दरअसल इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी वर्सेस ममता बनर्जी क्यों हो रहा है? अभी बेंगलुरु में नजरें कैसे मिलाइएगा? जब 17 तारीख को बेंगलुरु में मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर ममता बनर्जी, जो पहले पटना में आई थी, बेंगलुरु आएंगी, आपस में क्यों भिड़ रहे हैं? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? अगर हाईकोर्ट चले जाएंगे अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ, क्या ये वक्त नहीं था जब आपको ममता बनर्जी की इस जीत की प्रशंसा करनी चाहिए थी? आपकी तो वैसे ही सर हालत वहां थोड़ा मतलब ऐसे ही है, बुरा मत मानिए। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आए हैं उनका एनालिसिस करने की आवश्यकता है, और कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं और ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन अभी दो चीजें सामने आई यहाँ पर। आपने कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी नजर मिला पाएंगे, नहीं। देखिए, जिस तरह की हिंसा हो रही है वहां पर उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। और वो कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से रही हो, चाहे वो टीएमसी वर्कर्स, आज भी देखिए अगर कोई वहां पर फ्रंट में खड़ा हुआ है और हत्याएं हुई है, तो सीएम और सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन मणिपुर में इनको कुछ याद नहीं आता कि मणिपुर में किसकी जिम्मेवारी है। क्या मणिपुर में बीजेपी की सरकार डबल इंजन की नहीं है? वहां पर क्या मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी आज प्रेम शुक्ला जी यहां पर आज तक चैनल पर लेकर जाएंगे? क्या आपका फेलियर है? आप कहेंगे कि हाँ, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के ऊपर, ये देश के प्रधानमंत्री की कायरता है? क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? एक भी शब्द नहीं बोला। क्या वो मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? वेस्ट बंगाल के पंचायत चुनाव की हिंसा है, लेकिन मणिपुर, एक मिनट रुकिए ना, मैं आप रुकिए ना, आप इतना आतुर क्यों हो रहे हैं? आप इतना आतुर क्यों हो रहे हैं? मैंने आपके विषय पर परिवर्तन हो रहा है। मैं आपके विषय, अधिकार है, आप ध्यान में लाना। मुझे, मेरा भी अधिकार है कि मैं क्या बोलूंगा, और मैं सही बोल रहा हूँ। वेस्ट बंगाल की हिंसा पर हिंसा है, बंगाल पे बोल नहीं पा रहे, दीदी ओ दीदी करके देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। आप, मुझे लगता है आज कौन वैचारिक तौर पर कंगाल है, पूरा देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनने की बात करता हो, उसके प्रवक्ता बंगाल पर तो दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन मणिपुर की बात आती है तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो गलत है। तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए? हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को उसमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ या ना बताइए। को बांग्लादेश नहीं, मुझे केवल ये बताइए, क्या मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री को एक सेंटेंस भी नहीं बोले, क्या ये गलत है कि सही है? बताइए। मणिपुर की मैं क्यों बोल जाता हूँ? वो कह रहे हैं कि मणिपुर की बहस अलग दिन किसी दिन कर लेंगे। मैं फिर कहूंगा, मैं मणिपुर की बात, पश्चिम बंगाल, मैंने देखिए, मैंने विषय नहीं छेड़ा। आलोक जी एक बात कह रही हूं, चुनाव लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? अरे भाई, बंगाल में तो मान लिया, मणिपुर में हम मर रहे हैं, वहां पर हमारे कार्यकर्ता मर रहे हैं, लेकिन मणिपुर के लिए क्या वही स्टेटमेंट लागू होती है कि नहीं? समान दायित्व है। अब आप वेस्ट बंगाल के लिए दायित्व है। अरे भाई सुनिए ना, आपने पूरे देश में विद्वेष पैदा कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री जब 80 और 20 के नाम पर वोट मांगेंगे, आपकी बात का लबोलुआब यही है ना कि आपको मोदी सरकार को रोकना है, उसके लिए विपक्षी एकजुटता की जरूरत होगी। अगर आप एक यूनाइटेड कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से, जैसा जी राजीव जी कहते हैं, 450 सीट पर भी देश में खड़ा कर देंगे तो आप बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे। उसके लिए अगर आपस में तलवारें खींच लेंगे राज्यों में तो कैसे होगा? इसका आपने जवाब ही नहीं दिया। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्कुल न तलवारें खींचेंगी और ना ही कहीं पर किसी भी तरह से ममता दी से सेटलमेंट हो जाएगा पश्चिम बंगाल पूरी तरह से 24 के लिए। कहीं ना कहीं हर राज्य में 1 to 1 होगा। और अभी आप देखिएगा कि बैंगलोर के बाद कौन से मुद्दे हैं, कौन कहां पर अपर रहेगा, कौन कहां पर लोअर सीट्स लेगा, सारी चीजें तय होंगी। और बीजेपी इसी बात से चिंता में है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से डिस्टर्ब की गई और तमाम चक्की पिसिंग वालों को सरकार में लिया गया, बीजेपी घबराई हुई। ठीक है, अब आपके पास आते हुए राजीव जी, क्योंकि बड़ी चुनौती है, नीतीश कुमार ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की ये जीत क्या ये सुनिश्चित करेगी? आपने देखा है तलवारें खींची हुई है कांग्रेस के साथ, विपक्षी एकजुटता कैसे हो पाएगी? अगर 24 की लड़ाई लड़नी है तो कोई पंचायत चुनाव एक्स्ट्रापुलेट करके आपको जिता देगा ऐसा नहीं है, सीट शेयरिंग तक पहुंचना होगा। सीट शेयरिंग के लिए
क्या कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए वो ममता बनर्जी देंगी, या ममता बनर्जी को लड़ने दे अकेले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो सबसे मजबूत है? अधीर बाबू इसके लिए तैयार होंगे? देखिए, आपने अंजना जी जो भी सवाल खड़े किए हैं, आज पूरा देश इन सवालों का जवाब चाहता है। और निसंदेह बंगलुरु की जो 17-18 की बैठक है, वो इन सवालों के जवाब के साथ जब नेताओं के साझा बयान जब सामने आएंगे तो उसमें निसंदेह इन सभी शंकाओं का निराकरण हो जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आंकड़े तो कई हैं, लेकिन पहले पश्चिम बंगाल का जो के परिणाम का जो लब्बो-लुबाब है वो यही है कि टीएमसी को लोकसभा में 43% आए 19 में, 2021 के विधानसभा में 48% वोट शेयर जो बढ़ा, और पंचायत चुनाव में ये 51% हुआ। लेकिन बीजेपी को विधानसभा में 37% वोट आए, लगभग 38% वोट, ये घट करके 22.8% पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव या पंचायत के चुनाव, मतदाता जो पश्चिम बंगाल के हैं उन्होंने ही मतदान किया है। इसलिए ये खतरनाक घंटी है, खतरे की मैं कह सकता हूं खतरे की घंटी इसे समझ लेना चाहिए कि इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश, और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के गंगा जमनी तहजीब और जो रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की जो एक धारा है, उसको जिस तरह से विकृत करने के बाद भी, उसकी कोशिश करने के बाद भी इनको वहां की जनता ने खारिज कर दिया है। ठीक। और जो बंगलुरु को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का अहंकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, निसंदेह देश को इससे मुक्ति चाहिए।